हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है इंसिडेंस ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसकी वीडियो मैंने आपको जो है बनाकर दी थी। मे बी आपने जो है वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी। गाइस, वो आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत ही अच्छे से कर जाना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो हमारी गाइस वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है न्यूनतम मजदूरी विधान। प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेज जो है क्या होता है और इसका श्रमिकों के ऊपर श्रमिकों के रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। गाइस, ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है ये 1000 बारी आया हुआ है। ठीक है जी, क्या होता है ये न्यूनतम मजदूरी विधान, क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखते हैं। देखे, बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। गाइस, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बाजार होता है ना गाइस, बाजार दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो गाइस होता है वस्तु बाजार। कौन सा होता है जी? वस्तु बाजार, गुड्स मार्केट कहते हैं इसको। और दूसरा होता है जी आपका साधन बाजार। ठीक है, वस्तु बाजार और साधन बाजार। वस्तु बाजार में वस्तुएं बिकती हैं, ठीक है, और साधन बाजार फैक्टर मार्केट के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो बिकते हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, हमने जो है अभी प्रीवियस वीडियो में उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत पढ़ी थी कि सरकार क्या करती है। सरकार यहाँ पर जो है हस्तक्षेप करती है। ठीक है, वस्तुओं की क्या करती है, उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत जो है वो निर्धारित कर देती है। अब ऐसी गाइस सरकार क्या करती है, वस्तु बाजार में तो हस्तक्षेप करती ही करती है, साथ के साथ साधन बाजार में भी क्या करती है, साधन बाजार में भी सरकार जो है हस्तक्षेप करती ही करती है। यहां पर हस्तक्षेप क्यों करती है कि भाई जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो निर्धन लोग जो है खरीद सके और किसानों का जो है फायदा हो सके, किसानों की फसल जो है बर्बाद न जाए, उसको खरीद लेती है समर्थन कीमत पर। सरकार यहाँ पे इसलिए हस्तक्षेप करती है। यहाँ पर क्यों करती है, यहाँ पर हस्तक्षेप करने की क्या दिक्कत आ गई? यहाँ पर हस्तक्षेप करने की जो है गाइज ये दिक्कत आ जाती है कि गाइज इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसका नाम है न्यूनतम मजदूरी विधान, मिनिमम वेज, प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेज। गाइज, इसका बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है जैसा मैंने आपको जो है वो बताया था उच्चतम कीमत का। कौन सा बताया था मैंने आपको? उच्चतम कीमत का जो मैंने आपको वो बताया था ना, सॉरी, न्यूनतम कीमत का। वैसा ही बिल्कुल इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा वस्तु बाजार के अंदर न्यूनतम कीमत का इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे ही न्यूनतम मजदूरी का साधन बाजार पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है श्रमिकों के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने ये बताया था तो ये आपको जो है बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है गाइज कि जो उनके मालिक हैं, श्रमिकों के जो उनसे काम करा रहे हैं, वो उनको जो है मिनिमम इतनी वेज देने के लिए जो है मजबूर हो जाए। वो उनको जो है मतलब जितना उनको देना चाहिए एक्चुअल में वो उनको जो है उतना ही पे करें। मिनिमम इतना तो पे करना ही पड़ेगा, आप इससे नीचे इनको पे नहीं कर सकते हो, उसको कहते हैं न्यूनतम मजदूरी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, तब आपको जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये न्यूनतम मजदूरी विधान जो है आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। देखिए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, क्या क्या लिखना है आपको? आपको अब की बार यहाँ पर लिखना है मजदूरी की दर। ठीक है, और यहाँ पर आपको अब की बार क्या लिखना है? आपको यहाँ पे लिखना है श्रम की मात्रा। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, श्रम की मात्रा। और यहाँ पे मैंने लिखा है मजदूरी की दर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है डिमांड कर्व बना देता हूं। ये हो गया लेबर का डिमांड कर्व। ठीक है, और ये हो गया आपका लेबर का सप्लाई कर्व। ठीक है, लेबर का डिमांड कर्व हो गया, लेबर का सप्लाई कर्व हो गया। और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो भैया इस प्राइस पर इतनी लेबर की जो है क्रय विक्रय हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इतनी मजदूरी दर पर
इतनी लेबर की डिमांड और इतनी लेबर की सप्लाई जो है हो रही थी। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या करा, सरकार ने जो है साधन बाजार के अंदर हस्तक्षेप करके क्या करा, एक न्यूनतम मजदूरी जो है तय कर दी। न्यूनतम कीमत जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं संतुलन से ऊपर होगी हमेशा। तो अब क्या हुआ, सरकार ने बोला कि भाई आपको ओपी पर नहीं, आपको जो है न्यूनतम कीमत जो है न्यूनतम मजदूरी वो है OP1। क्या हुआ, ये बढ़ गई इतनी, क्योंकि वो हमेशा संतुलन कीमत से ऊपर होती है। क्यों होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, पीछे वाली वीडियो देख लेना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जब न्यूनतम कीमत संतुलन कीमत से ऊपर हो गई तो इससे क्या होता है, पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अब यहाँ पे कौन सी, इसको कहते हैं अतिरिक्त श्रम। क्या कहते हैं इसको, अतिरिक्त श्रम। अब गाइज इस पे आप देखोगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जब हमने संतुलन कीमत से ऊपर न्यूनतम मजदूरी जो है डिसाइड कर दी, तो उससे क्या हुआ गाइज, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, उससे जो है श्रम की जो मांग है, श्रम की मांग क्या हो गई, श्रम की मांग इतनी जो है कम हो गई। ठीक है, और श्रम की जो सप्लाई है, सप्लाई हो गई इतनी, देखिए इतनी श्रम की सप्लाई बढ़ गई, या इसको जो है ये डिमांड है इतनी, सप्लाई है इतनी, इसी को गाइज क्या कहते हैं, इसी को गाइज बेरोजगारी की स्थिति भी हम कह सकते हैं। जब आपको, हमें जितनी लेबर चाहिए, जब लेबर हमारे पास उससे ज्यादा है, भाई मुझे चाहिए इतनी, मेरे को इतनी डिमांड है और मेरे पास है इतनी, तो इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, बेरोजगारी की सिचुएशन क्रिएट होती है, या अतिरिक्त श्रम की सिचुएशन जो है यहाँ पर क्रिएट होती है, जब सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी किसी की तय कर देती है। तो ठीक है, अब हमें जो है, हमें इसके प्रभाव बताने हैं, और सरकार ने ऐसा क्यों करा ये आपको पता होना चाहिए। सरकार ने बोला भाई आपको, मान लीजिए कि भाई नहीं 8,000 नहीं, आपको इनको तो मान लो 10,000 तो देने ही पड़ेंगे, 10,000 आपको मिनिमम देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो ये इनकी जो है मिनिमम है। ठीक है, इससे 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 नीचे आप नहीं जा सकते, 10,000 से नीचे। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, वही सारे इंपैक्ट जो न्यूनतम के थे, वही सारे प्रभाव जो है इसके भी हैं। देखिए सबसे पहला तो क्या होगा, सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया वास्तविक रोजगार में कमी। क्यों हो गई कमी, भाई संतुलन पर तो OQ था, संतुलन पर OQ था, और जब न्यूनतम मजदूरी हो गई तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया OQ1। इतनी जो है आपकी वास्तविक रोजगार में जो है कमी आ गई। सबसे पहला जो प्रभाव है वो यही है इसका। दूसरे प्रभाव की अगर बात करें तो दूसरा प्रभाव क्या होगा, दूसरा प्रभाव ये होगा कि उन श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि होगी जो ओपी मजदूरी दर पर काम कर रहे थे। ठीक है भाई, जो 8,000 में काम कर रहा था, सरकार ने बोला 8 नहीं भाई, मिनिमम आपको 10 तो देनी ही देनी है, तो उसकी 8 से कितनी हो गई, 10। तो उन श्रमिकों की मजदूरी में जो है वृद्धि हो गई जो इस रेट पर जो है काम कर रहे थे। ये इसका जो है दूसरा इंपैक्ट है। लेकिन तीसरा इंपैक्ट इसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस अब ये हो गया और बेरोजगारी की स्थिति हो रही है। गवर्नमेंट ने बोला 10,000 देने मिनिमम, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। ठीक है, लेबर चाहिए ही नहीं, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा गाइज, इससे वो सारे श्रमिक जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से नीचे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो तीसरा इंपैक्ट क्या होगा, तीसरा इंपैक्ट ये है कि न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर जो है
सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड ही नहीं कर रहे फैक्टर की, साधन की जो है डिमांड ही नहीं कर रहे, और ऊपर से 10,000 हो गए, 10,000 से नीचे कितने पे भी मिल जाए, 9, 8, 7 जितने पे भी मिल जाए काम हम कर लेंगे, बस काम दिला दीजिए कैसे भी करके। ठीक है जी। और अगला जो है वो तो सिंपल ही है, इससे क्या हो रहा है, अतिरिक्त श्रम, जो कि आप मैंने ऊपर बताया बेरोजगारी, ये जो है सीधा सीधा क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा इसलिए अलग आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ मजदूरी, श्रम, इन सब की बात चल रही है। बट गाइज अगर आप उसको पीछे वाली वीडियो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से देखी है तो पूरा का पूरा जो है यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने न्यूनतम कीमत में समझाया था वस्तु के रिगार्डिंग। वस्तु में भी सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां पर भी जो है लोग उससे कम कीमत पर, मैंने सारा का सारा बताया था, आप वो देखना तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूनतम मजदूरी विधान क्या होता है और इसका श्रमिकों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब गाइज एक हमारा छोटा सा टॉपिक और रह गया है, इसका नाम है कि जब मांग और पूर्ति लोचदार भी हो सकते हैं, बेलोचदार भी हो सकते हैं, और इनमें जो है वृद्धि और कमी हो रही है अगर मांग और पूर्ति में, तो उसका संतुलन कीमत पर जो है क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब आपकी किस्मत खराब होती है तो एग्जाम में जो है इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से कर जाना है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको 1 बाय 1 जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले हम कर रहे हैं पूर्ति जो है वो कैसी है, पूर्ति जो है वो लोचदार है। ठीक है, ये वाला केस हम जो है सबसे पहले कर रहे हैं। अगर पूर्ति लोचदार है तो इसका संतुलन कीमत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं जल्दी से कर्व बना देता हूं। ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, और ये मैंने बना दिया 0। ठीक है, तो गाइज अगर पूर्ति जो है वो लोचदार है तो कैसे बनेगा जी कर्व, तो कर्व बनेगा जी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया पूर्ति का, और मान लीजिए ये हो गया मेरा डिमांड कर्व, ये हो गया मेरा डिमांड कर्व। ठीक है, ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका डी। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है जी इसको यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपी कीमत पर ओक्यू क्वांटिटी आ गई, ओपी कीमत पर ओक्यू क्वांटिटी जो है मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब मांग में वृद्धि भी हो सकती है और मांग में कमी भी हो सकती है, तो वो देखेंगे कि अगर मांग में वृद्धि हो रही है और मांग में कमी हो रही है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर या संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर। तो अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो गाइज मांग वक्र जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, D1 D1। ठीक है, ये आ गया इधर इस तरफ, और इससे क्या हुआ, कीमत में कोई भी चेंज नहीं आया, इससे कीमत में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन इससे मात्रा पर इम्पैक्ट पड़ गया। Q से कितनी हो गई है, Q से ये हो गई है Q1। ठीक है, तो अगर पूर्ति लोचदार है और मांग में वृद्धि हो रही है, चाहे कमी भी हो रही है, देखिए अब मैं कमी भी करके दिखा देता हूं, ये हो गया आपका कमी। ठीक है, कमी होती है तो इस तरफ आ जाता है कर्व, तो ये हो गया आपका D2 और ये हो गया आपका D2। ठीक है, कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मात्रा क्या हो गई, मात्रा आपकी जो है कम हो गई, Q2 इतनी कम हो गई। ठीक है, सो गाइज अगर आपकी पूर्ति जो है वो लोचदार है, अगर पूर्ति जो है वो लोचदार है और मांग में वृद्धि और मांग में कमी हो रही है, तो गाइज उससे संतुलन कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो मात्रा बढ़ जाती है, अगर मांग में कमी हो रही है तो मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ये है इसके अंदर सबसे पहला केस। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे के अब की बार मांग लोचदार है, तो गाइस अगर मांग लोचदार है तो मांग वक्र कैसे बनेगा, तो मांग वक्र बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया डी। ठीक है, और पूर्ति कैसे बनेगा जी, ये हो गया आपका पूर्ति वक्र, ये हो गया आपका एस और ये हो गया आपका एस। ओपी पर कितनी आ गई क्वांटिटी, ओपी पर क्वांटिटी आ गई आपकी क्यू। ठीक है, अब पूर्ति में वृद्धि भी हो सकती है और पूर्ति में कमी भी हो सकती है। ठीक है, अगर पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा और पूर्ति में कमी हो रही है तो क्या होगा। अगर गाइस पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र किधर आ जाता है, तो पूर्ति वक्र गाइस आ जाता है इस तरफ। ठीक है, ये आ गया आपका S1 और ये हो गया आपका S1, कर्व आ गया इस तरफ और ये आ गया इस तरफ। ठीक है, अब इससे जो है क्या हुआ,
इससे गाइज मांग को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। पहले क्या कर रहा था, यहाँ पर, अब ये कर रहा है इसको यहाँ पर। तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल सिमिलर। क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यू से कितनी हो गई है, क्यू से ये हो गई है आपकी Q1, ठीक है। और अगर गाइज आपकी पूर्ति में कमी हो रही है, अगर पूर्ति में कमी हो रही है तो पूर्ति वक्र किधर आ जाता है, तो पूर्ति वक्र आ जाएगा आपका इस तरफ, S2, ठीक है। ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। कीमत पर फिर से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इससे क्या हुआ, अब की बार क्वांटिटी कम हो गई Q2, ये आ गया इधर, ठीक है। तो अगर गाइज मांग लोचदार होती है और पूर्ति में चेंज आ रहा है, पूर्ति बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, पूर्ति में कमी हो रही है तो क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है, कमी आ रही है, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, अभी हमने करा है लोचदार। अब हम जो करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं बेलोचदार, ठीक है। लोचदार में क्या हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। लोचदार में क्या हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन बेलोचदार में क्या होगा, बेलोचदार में कीमत में चेंज आएगा। देखिए अब हमें बताना है पूर्ति बेलोचदार है, तो भाई अगर पूर्ति बेलोचदार है तो कैसे बनेगा कर्व, तो गाइस कर्व बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, ये हो गया S, ठीक है। और मैं मांग वक्र बना देता हूं। मांग वक्र मैंने मान लीजिए मांग मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया D और ये हो गया D। कहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है जी यहाँ पर, ठीक है। ये गाइस बहुत आसान होता है, ये एग्जाम में आ गया, फ्री के नंबर है ये आपके लिए। तो OP पर OQ आ गया, ठीक है। OP पर OQ क्वांटिटी आ गई। अब मान लीजिए मांग में अगर वृद्धि हो रही है, अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो भाई मांग में अगर वृद्धि हो रही है तो मांग वक्र जो है किधर खिसकेगा, तो मांग वक्र इधर खिसकेगा। ये आ गया इस तरफ को, ठीक है। ये आया इधर और ये आया इधर, D1, ठीक है। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से कीमत में वृद्धि हो रही है। पहले OP थी और अब कितनी हो गई है, अब हो गई है OP1, ठीक है। लेकिन अगर मांग में कमी हो रही है तो गाइस कमी हो रही है तो किधर आ जाएगा वक्र, तो वक्र आता है इस तरफ को, ठीक है। ये हो गया आपका D2 और ये हो गया आपका D2। अब की बारी इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, अब की बारी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से कीमत में कमी हो रही है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ देख ही रहे हो, अगर पूर्ति लोचदार है, अगर पूर्ति लोचदार होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है और क्वांटिटी कम होती है। लेकिन अगर पूर्ति बेलोचदार है तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी से क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रही है और कीमत घट रही है। बिल्कुल ऐसे इम्पैक्ट गाइज मांग पर भी होता है। अगर मांग जो है आपकी वो बेलोचदार है, तो मांग बेलोचदार है तो मांग का वक्र कैसे बनेगा, तो गाइज मांग का वक्र बनेगा आपकी बार कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सप्लाई का मैं बना देता हूं। मान लीजिए ये हो गया आपका सप्लाई का, ठीक है। तो ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो OP कीमत पर OQ क्वांटिटी आ गई। अब पूर्ति में मान लीजिए वृद्धि हो रही है और पूर्ति में जो है कमी हो रही है। अगर गाइस पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो पूर्ति वक्र किधर आ जाएगा, तो पूर्ति वक्र आ जाएगा इस तरफ। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, यहाँ पर। तो पूर्ति में वृद्धि से ये लो जी कीमत क्या हो गई, कम हो गई OP1। और पूर्ति में कमी से यहाँ इस अब की बार अगर कमी हो रही है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो ये लीजिए, इससे कीमत में वृद्धि हो गई OP2, ठीक है। ये हो गई वृद्धि। ये इसको एरो बना दीजिए इधर ताकि अच्छा लगे, सुंदर सुशील। और इसको नाम दे दीजिए E1 E2। ये लो हो गया कि जब मांग और पूर्ति लोचदार भी हो सकते हैं, बेलोचदार भी हो सकते हैं, तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा, इन दोनों पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैंने आपको जो है बताया है। एक टॉपिक और रह गया है, जब मांग और पूर्ति में चेंज, दोनों में या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, लेकिन एक में ज्यादा चेंज आ रहा है, एक में कम चेंज आ रहा है। अभी तक हमने जो करे हैं वो करे हैं इक्वल के चेंज के, अभी तक हमने जो करा है इक्वल का चेंज करा है, ठीक है। तो मैंने कराया था उसमें भी एक दो, बट फिर भी अभी मैं आपको करा देता हूं, देखिए। सो भैया जब दोनों में चेंज आता है, मांग में भी और पूर्ति में भी, वृद्धि भी हो सकती है दोनों में,
कमी भी हो सकती है दोनों में, ठीक है। शायद मैंने आपको वृद्धि कराया था पीछे, अब मैं आपको जो है कमी का करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों में जब कमी आ रही है, मांग में भी और पूर्ति में भी, लेकिन एक में ज्यादा आ रही है, एक में कम आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हम करने वाले हैं, मान लो पूर्ति में जो है ज्यादा कमी आ रही है, ठीक है। तो जब पूर्ति में कमी आती है तो पूर्ति वक्र किधर खिसक जाता है, तो पूर्ति वक्र जो है इस तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S1, ठीक है। और मांग में भी कमी आ रही है, लेकिन मांग में जो है कम आई, मान लीजिए मांग में केवल जो है, मांग में केवल इतनी ही आई, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका D1 और ये हो गया आपका D1। तो ये कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है जी यहाँ पर, ठीक है। इससे हुआ क्या, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इससे क्या हुआ, प्राइस जो है आपका, प्राइस जो है वो तो हो गया बढ़ गया जी, और क्वांटिटी जो है वो हो गई जी कम। पहले था OP, अब हो गया OP1, ठीक है। क्वांटिटी थी पहले OQ और अब जो है ये हो गई कम, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, पूर्ति में ज्यादा कमी करी है, ठीक है। पूर्ति में ज्यादा कमी कर दी और मांग में जो है, मांग में कम करी है। अब मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, कमी ही करूंगा लेकिन मांग में ज्यादा करूंगा और पूर्ति में कम करूंगा, ठीक है। मांग में तो ज्यादा कर दीजिए अब की बार, तो मांग में आपको ज्यादा दिखानी है। मांग वक्र आ गया जी यहाँ पर, ठीक है। सॉरी टच हो गया ये, D1 और पूर्ति में जो है, पूर्ति में कम कर दीजिए, तो पूर्ति में कर दीजिए कम। ये हो गया आपका यहाँ पर S1, ठीक है। ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ देखिए, कीमत भी कम और कीमत हो गई, ये आ गई यहाँ पर। पहले थी OP, अब हो गई OP1, कीमत भी कम और मात्रा भी क्या हो गई, मात्रा भी हो गई आपकी कम, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें वृद्धि का भी कर सकते हो, कोई आसान नहीं है। एक में वृद्धि करनी है, मांग में ज्यादा कर दो, पूर्ति में कम कर दो, बस, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है जिसका नाम है मांग तथा पूर्ति के कुछ विश्लेषण। आज ये जो है पूरा खत्म हुआ है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।